हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 10th क्लास का ग्रामर का सेकंड टॉपिक है समास, उसको पढ़ेंगे। समास क्या होता है या हम इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गय प्रत्यय लगने पर समास शब्द व्युत्पन्न होता है या समास शब्द की उत्पत्ति होती है। यदि अस फेंकना धातु के स्थान पर समानार्थी क्षिप धातु लगाई जाती है तो सम प्लस क्षिप प्लस गय ये तीनों शब्द मिलाकर संक्षेप शब्द बनता है और समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। कोई भी विस्तृत चीज है उसको छोटे रूप में लिखना, संक्षेप करना, ये आपका समास कहलाता है। समास की परिभाषा एक से अधिक शब्दों को एक ही शब्द के रूप में कहना या लिखना समास कहलाता है। एक से अधिक शब्दों को एक ही शब्द के रूप में कहना या लिखना समास कहलाता है या समास होता है। फिर समास में हम दो चीजें ध्यान रखेंगे, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। अब समस्त पद की बात करें हम सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं। समस्त पद क्या होता है, दो शब्द अलग अलग है, यहां विग्रह कर रखा है समास का राज्ञ पुरुष, उसका पूरा शब्द बनाना समस्त पद कहलाता है। इन दोनों का पूरा समस्त पद क्या है, राजपुरुष। और यहां पर रामानुजः समास विग्रह करना है। यहाँ हमें शब्द बना हुआ है और इस शब्द को अलग अलग करके लिखना। रामस्य अनुजः, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है रामस्य में, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। रामस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, रामस्य अनुजः, राम का अनुज। ठीक है, तो समस्त पद देखिए आप, विभिन्न पदों में समास करने पर पूर्व पद या पदों की विभक्ति का लोप हो जाता है तथा अंतिम पद में संदर्भ के अनुसार विभक्ति का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार संयुक्त बने हुए, संयुक्त मतलब पूरे बने हुए शब्द समूह को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः मतलब राजा, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः इसका शब्द बनेगा। फिर है समास विग्रह क्या होता है, समास युक्त पद के पूर्व पद में विभक्तियों अर्थात कारक संबंधी चिन्हों का निर्देश करके पुनः लिखा जाए तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। रामानुजः, रामस्य अनुजः, यहाँ पर अलग अलग उदाहरण आते हैं अलग अलग विभक्तियों वाले। यहाँ पर केवल षष्ठी विभक्ति का एक उदाहरण दे रखा है, तो रामस्य अनुजः, जो पूर्व पद है वो रामस्य है और इसका उत्तर पद है अनुजः। तो समास में दो पद होते हैं। यहाँ देखिए आप, पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद कहलाता है, जैसे ये हो गया पूर्व पद और ये अनुज हो गया उत्तर पद। तो दो पदों को मिलाकर समास का जो शब्द है वो बनता है। अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं समास के कितने प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु समास। ये 6 समास के प्रकार हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें 3 प्रकार समास के हैं, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव। पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे, इसके बाद में दूसरे जो 3 हैं उन्हें आपको समझा देंगे। सबसे पहले कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास 2 प्रकार के होते हैं, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और दूसरा इसका प्रकार है उपमान उपमेय कर्मधारय समास।
सबसे पहले विशेषण विशेष्य कर्मधारय। जब पहला पद विशेषण हो, देखिए इसकी परिभाषा, जब पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, जब पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहा जाता है। किसी भी चीज की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहां पर 3 उदाहरण दे रखे हैं जो कि अलग अलग स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। नीलोत्पलम, सबसे पहला उदाहरण इसका नीलोत्पलम, अर्थात नीलम च तत् उत्पलम। तत् नपुंसकलिंग में लगाया हुआ है, इयम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, और यहाँ असो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आता है। नीला है जो कमल, इसका अनुवाद है नीला है जो कमल, ये नपुंसकलिंग का है, तत् लगा हुआ है। वीर पुरुषः, वीरः च असो पुरुषः, असो तत् का अर्थ एक ही है जो, वीर है जो पुरुष। और तीसरा उदाहरण है रम्य वाटिका, रम्या च इयम वाटिका, सुंदर वाटिका, सुंदर है जो वाटिका, जो सुंदर है वो वाटिका, रम्य वाटिका, सुंदर वाटिका। और प्रथमा विभक्ति और च असो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है, च इयम आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लगता है, और च तत् नपुंसकलिंग में लगता है। फिर इसका दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास का, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की उपमा दी हुई होती है कि वो उसके जैसा है, वो उसके जैसा है। उदाहरण में आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उपमान उपमेय कर्मधारय समास, जब समस्त पद का एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो वहां उपमानोपमेय कर्मधारय समास होता है। उपमानोपमेय, उपमान और उपमेय दोनों शब्दों को मिलाकर उपमानोपमेय शब्द बना है। उपमानोपमेय कर्मधारय समास होता है, और यह भी 2 प्रकार का होता है, पूर्वोपमान और उत्तरोपमान। इन दोनों में केवल यही अंतर है जो एव शब्द का प्रयोग दोनों में होता है, पूर्वोपमान और उत्तरोपमान में। विग्रह करते समय एव शब्द का प्रयोग होता है दोनों के उदाहरण में। तो उसमें पूर्वोपमान में पहले एव लगाया जाता है शब्द के बीच में, और उत्तरोपमान में बाद में एव लगाया जाता है शब्द के अंत में। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए, जब समस्त पद का एक पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो तो वहाँ उपमानोपमेय कर्मधारय समास होता है, और विग्रह करते समय एव लगाया जाता है। और 2 प्रकार का होता है, पूर्वोपमान और उत्तरोपमान। उदाहरण देखिए पूर्वोपमान के, घनश्यामः और दुग्ध धवलम। घन इव श्यामः, दोनों शब्दों के बीच में इव लगाया है। बादल के समान काला, घन मतलब बादल, श्यामः मतलब काला। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दुग्ध धवलम, दुग्धम एव धवलम, दूध के समान सफेद, दुग्धम एव धवलम, दूध के समान सफेद। फिर है उत्तरोपमान। उत्तरोपमान के 2 उदाहरण हैं, पुरुषः, पुरुष सिंह, और मुख कमलम। पुरुषः सिंह एव, पुरुष सिंह के समान, ये उसको उपमा दी गई है पुरुष को सिंह के समान कि पुरुष है। मुख कमलम, मुखः कमलम इव, मुख उसका कमल के समान है। किसी को भी उपमा दे दी कि इसका मुख तो कमल के समान है, मुख कमलव एव, मुख कमलव एव। ठीक है बेटा। फिर देखिए द्वंद्व समास, दूसरा हमारा जो सिलेबस है उसका दूसरा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक जैसे होते हैं दोनों पद। ठीक है, प्रधान मतलब एक जैसे होते हैं दोनों पद,
विग्रह करते समय दोनों पद में समान विभक्ति लगाई जाएगी, दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति आएगी और हर शब्द के बाद में च लगाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। द्वंद्व समास में जहां भी च लगेगा वो द्वंद्व समास कहलाएगा, जहां भी च लगेगा वह द्वंद्व समास कहलाएगा। द्वंद्व समास भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर में क्या होता है देखिए, इसमें समान विभक्ति वाले 2 या 2 से अधिक तथा भिन्न अर्थ वाले पदों का समास होता है। ठीक है, इसमें समान विभक्ति वाले 2 या 2 से अधिक तथा भिन्न अर्थ वाले पदों का समास होता है। इसमें 2 उदाहरण हैं, धर्मार्थो और माता पितरो। धर्मार्थो और माता पितरो। धर्मः च अर्थः च, दोनों शब्दों के आगे च का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ होगा धर्म और अर्थ। धर्म और अर्थ। माता पितरो, माता च पिता च, माता और पिता। आप इसकी परिभाषा देखते हुए इनके उदाहरण को समझने की कोशिश करना। फिर है समाहार, दूसरा प्रकार द्वंद्व समास का। जब समास में ऐसी संज्ञाएं आए जो च से जुड़ी हुई होने पर अपना अर्थ बतलाती है पर प्रमुखतया एक समूह का बोध कराती, तब वहां समाहार द्वंद्व होता है। यहां जो उदाहरण है वो किसी न किसी समूह का बोध करा रहे हैं। कोई 2 चीजें हैं, उनका समूह समाहार द्वंद्व में। इसके 3 उदाहरण हैं। इसके 3 उदाहरण हैं, देखना। पहला हस्तपादम, अहर्निशम और काकमयूरम। हस्तो च पादो च तेषाम समाहारः। तेषाम समाहारः मतलब उन दोनों का समूह। हस्तो च पादो च तेषाम समाहार। इसमें भी 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। हस्तो च पादो च तेषाम समाहारः, हाथ पैरों का समूह। अहर्निशम, अहन मतलब दिन, निशा मतलब रात। अहन च निशा च अनयो समाहारः, दिन रात का समूह। काकमयूरम, काकः च मयूरः च अनयो समाहारः, कौआ और मोर का समूह। कौआ और मोर का समूह। इसके बाद में द्वंद्व समास का अंतिम प्रकार। ये एक उदाहरण और देखना इसका समाहार द्वंद्व का। पाणिपादम, पाणी च पादो च तेषाम समाहारः। पाणी हाथ, पादो पैर, हाथ पैरों का समूह। तेषाम समाहारः मतलब उनका समूह। और अंतिम है आपका एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है देखिए। एक शेष द्वंद्व में इसमें केवल समान रूप वाले अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। विरूप अर्थात किसी भी प्रकार के, कैसे भी। रामो, अब यहां 2 राम, रामः च रामः च। इसका उदाहरण रामः च रामः च, 2 राम। पितरो, माता च पिता च, माता पिता। ये 2 उदाहरण इसके हैं। मैं और भी उदाहरण इसके आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। उन उदाहरणों को आप इन तीनों समासों के उदाहरण दूंगा। तीनों समासों के उदाहरण आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर है अंतिम आपका जो अपना सिलेबस है उसका अंतिम अव्ययी भाव समास। यदि समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा हो तथा समस्त पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जब यदि समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो
पूर्व पद मतलब पहला पद। यहां पर 6 अव्यय हमको दे रखे हैं इसके उदाहरण में। अव्यय क्या होते हैं? उनका कोई न कोई अर्थ होता है, लेकिन जहां उसका प्रयोग किया जाता है तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यदि समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा उत्तर पद बाद वाला पद कोई संज्ञा हो तथा समस्त पद पूरा जो पद है वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त, अव्यय से ही वो शब्द का शुरुआत हुई हो, वह अव्यय भाव समास होता है। और इसमें एक चीज समझने लायक और है, उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति लगाकर उसके बाद पूर्व पद का अर्थ लिखा जाता है। बाद वाले पद में विभक्ति लगाकर और पहले वाले पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले अनु, ये अव्यय हैं आपके अनु, उप, स, निर, प्रति और यथा, ये आपके अव्यय हैं। और सबसे पहला अनु, अनु अर्थात पश्चात योग्यम। अनु के 2 अर्थ हैं, पश्चात या योग्य। तो दोनों के उदाहरण आप देखिए। इसमें प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति है। जब इसका विग्रह करेंगे हम तो जो इसका पहला पद जो बनेगा अनुरथम, तो रथम को हम पूर्व पद के रूप में लिखेंगे और अनु को उत्तर पद के रूप में लिखेंगे। जब समास विग्रह करेंगे तब हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, अनु रथम, रथस्य पश्चात अर्थात रथ के पीछे। तो रथस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो रथ के पीछे। इसी प्रकार से यहां उदाहरण हो रहे हैं, देखिए आप, अनुपदम, जो पीछे वाला पद है उसको पूर्व पद बनाएंगे और अनु को उत्तर पद। पदानाम पश्चात, पैरों, पद अर्थात पैर, पैरों के पीछे। और योग्यम का उदाहरण 2 देखिए, अनुरूपम और अनुगुणम। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, गुणानाम योग्यम, गुणों के योग्य। इसी प्रकार से दूसरा है आपका उप अव्यय। इसका अर्थ होता है समीपम, उप अर्थात समीप मतलब पास में। उसके भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसके 2 उदाहरण देखिए यहाँ पर, उपगंगम और उपतटम। गंगायाः समीपम, तटस्यः समीपम, दोनों उदाहरण एक जैसे ही हैं। एक गंगा के समीप है और एक तट के समीप है। गंगायाः समीपम, तटस्य समीपम, गंगा के समीप, तट के समीप। फिर स मतलब सहितम, साथ में, स मतलब साथ में, और संस्कृत में लिखेंगे सहितम। इसके प्रथम पद में तृतीय विभक्ति है, चित्रेण और मित्रेण, ये तृतीय विभक्ति के रूप है। सचित्रम, चित्रेण सहितम, चित्र के साथ, समित्रम, मित्रेण सहितम, मित्र के साथ। फिर इसका चौथा प्रकार, चौथा अव्यय निर, निर मतलब अभाव या कमी, किसी चीज का अभाव या किसी चीज की कमी। संस्कृत में हम अभाव लिखेंगे और इसका अर्थ है कमी। इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। निर्जनम अर्थात जनानाम अभावः, लोगों का अभाव। निर्धनम, धनस्य अभावः, धन का अभाव, धन की कमी या लोगों का अभाव या लोगों की कमी। फिर इसका 5th और 6th प्रकार देखिए। प्रति मतलब उत्तर पद को 2 बार लिखना। प्रति मतलब 2 बार किसी भी चीज को 2 बार लिखना, मतलब जो उसका बाद वाला पद है उत्तर पद। जैसे ये 2 उदाहरण दे रखे हैं, प्रतिदिनम और प्रतिमासम। दिनम और मासम ये इसके उत्तर पद हैं, तो इसको 2 बार लिखना, यह आपका कहलाएगा प्रति का उदाहरण है। उत्तर पद को 2 बार लिखना। इसके प्रथम पद में द्वितीय और सप्तमी विभक्ति दोनों विभक्ति हो सकती है। दिनम दिनम, दिन दिन, मासम मासम, मास मास। ठीक है,
मासम मतलब महीना, मंथ। और इसका अंतिम प्रकार है आपका अव्ययभाव समास का अनतिक्रम्य, और इसका अर्थ होता है के अनुसार, किसी के अनुसार। और इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य, स्थान के अनुसार। अव्ययभाव समास में आपको केवल ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो शब्द होगा उस शब्द का बाद वाला जो पद है वो विग्रह करते समय उसको पहले लिखेंगे और पहले वाले पद को बाद में लिखेंगे। जो अव्यय है आपका वो बाद में लिखा जाएगा और शब्द जो है वो पहले आएगा। ये तीन प्रकार समास के हमारे कोर्स में है। तो आपको मैं इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उसको अच्छे से करना। और ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं मेरे पर्सनल नंबर पर। जिन्होंने ये वीडियो देख लिया है वो अपना नाम और क्लास सेक्शन मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू बेटा।